हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स संसार के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे, जिससे आगे के जो टॉपिक हैं इस चैप्टर से संबंधित उसको समझने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझना, अच्छे से पढ़ना है तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है आपका स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। अंग्रेजी होगी इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अगर आप इंग्लिश लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये हमारे चैप्टर का नाम। अब चूंकि चैप्टर का नाम ही है आपका स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता, तो आपको इस चैप्टर के अंतर्गत स्थिर वैद्युत विभव क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है और धारिता क्या होती है इसके बारे में पढ़ना है। अब इन दोनों टॉपिक के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक आपको इस चैप्टर से संबंधित पढ़ने हैं। तो चूंकि आपका जो चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्थिर वैद्युत विभव होता क्या है। तो आप प्रथम हेडिंग लिखेंगे, आप पेन और कॉपी के साथ बैठिए और जितनी चीज़ें बताई जाएँ आप उसको नोट करते रहिए। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपको चीज़ें समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो आप पहला जो हेडिंग है वो आप लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यानी हिंदी होगी स्थिर वैद्युत विभव, या जिस सिंपली आप इसको विद्युत विभव भी कह सकते हैं। अब स्थिर वैद्युत विभव होता क्या है, तो आप क्लास 10th में पढ़े होंगे थोड़ा बहुत विभव के बारे में कि वैद्युत विभव क्या होता है। तो आपको पढ़ाया गया होगा कि अगर आपके पास कोई चार्ज है, कोई आवेश है, और उस आवेश को आप अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर लेकर आते हैं, तो उस स्थिति में जो आपका वैद्युत क्षेत्र होता है वो क्या करता है, उस आवेश पर एक बल लगाता है। तो उस बल के विरुद्ध जब आप आवेश को उसके वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे, किसी भी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में लेकर आएंगे, तो उस बल के विरुद्ध आपको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। और जो कार्य किया जाता है अनंत से आवेश को वैद्युत क्षेत्र तक लाने में, वही कार्य जो होता है वो उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। तो इसको हम लोग समझते हैं फिगर के माध्यम से। मान लीजिए आपके पास कोई एक स्रोत आवेश है, मान लेते हैं कि स्रोत आवेश क्या है, Q है, जो कि मान लीजिए किसी बिंदु A पर रखा हुआ है। अब चूंकि ये आवेश है तो इसके चारों ओर क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र बनेगा, जो कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। वैद्युत क्षेत्र की होता क्या है, वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, आवेश किसे कहते हैं, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कोई भी वैद्युत क्षेत्र होता है तो उस स्थिति में, कोई भी आवेश होता है तो उस स्थिति में उसके चारों ओर क्या होता है, एक वैद्युत क्षेत्र होता है। अब इस वैद्युत क्षेत्र में अगर आप कोई दूसरा आवेश लेकर आओगे तो ये जो आपका पहला आवेश है ये क्या करेगा, उस दूसरे आवेश पर बल लगाना शुरू करेगा। अब वो बल दो प्रकार का हो सकता है, या तो आकर्षण का बल होगा या तो प्रतिकर्षण का होगा। आकर्षण कब होगा, जैसे कि ये प्लस चार्ज हमने माना है कि जो आपका ये आवेश हो क्या है, प्लस में है, तो अगर आप प्लस वाला लेकर आएंगे तो ये आवेश क्या करेगा, उसको प्रतिकर्षित करेगा। और अगर आप माइनस आवेश लेकर के आते हैं तो ये क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई आवेश है प्लस Q0, इसको हम लोग बोल लेते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश, टेस्टिंग चार्ज। अब परीक्षण आवेश की एक विशेषता होती है कि ये सदैव जो होता है वो धनात्मक लिया जाता है। परीक्षण आवेश जो होता है वो सदैव धनात्मक लिया जाता है और इसका परिमाण जो होता है, इसका जो वैल्यू होता है वो बहुत ही अल्प होता है। इसके कारण इसका कोई स्वयं का अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, क्योंकि इसका परिमाण क्या होता है, बहुत अल्प होता है। इसको केवल टेस्ट के लिए हम लोग लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक कोई परीक्षण आवेश Q0 है जो कि अनंत पे रखा हुआ है, इनफाइनाइट, अनंत मतलब बहुत दूरी पर है। अब जब आप इसको अनंत से इसके वैद्युत क्षेत्र में लेकर आएंगे तो उस स्थिति में ये क्या करेगा, उस पर बल लगाना शुरू करेगा। जैसे इस आवेश को मान लीजिए आपने उठाया और यहाँ तक लेकर आए, तो यहाँ तक अगर आप लेकर आए तो यहाँ तक तो इस पर किसी प्रकार का कोई बल नहीं लगा। लेकिन जब आप इसको इसके भीतर, इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाना शुरू करेंगे तो उस स्थिति में ये आवेश क्या करेगा, उस पर प्रतिकर्षण बल लगाना शुरू करेगा, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। तो ये आवेश क्या करेगा, उसको प्रतिकर्षित करना शुरू करेगा। और जब उसको प्रतिकर्षित करना शुरू करेगा तो आपको उस बल के विरुद्ध जो आपका यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, जो प्रतिकर्षण बल लगेगा, इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध आपको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। और जो भी कार्य करेंगे वही कार्य क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए इसको हम लेकर आ गए किसी बिंदु, मान लेते हैं बी पर,
तो बी पर अगर आप ला करके इस परीक्षण आवेश क्यू नॉट को रख दिए तो यहाँ से यहाँ तक लाने में आपको इस बल के विरुद्ध, इसके कारण जो लगाया गया प्रतिकर्षण बल है, उस बल के विरुद्ध कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसमें विस्थापन कर रहे हैं और बल के विरुद्ध कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको कार्य करना पड़ेगा। तो जो भी कार्य आपने किया वही कार्य क्या हो गया, इस बिंदु का विभव हो गया, वही कार्य क्या हो गया, इस बिंदु का विभव हो गया। अर्थात आप परिभाषा लिखेंगे, अगर आप परिभाषा लिखें कि परिभाषा होगी क्या, कोई पूछे कि स्थिर वैद्युत विभव क्या है, तो आप लिखेंगे किसी परीक्षण धनावेश को, किसी परीक्षण धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। ये आप परिभाषा लिखेंगे कि किसी परीक्षण धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। यहाँ से अगर इसका हम फार्मूला बनाएं तो V इक्वल टू होगा आपका W अपान क्यू नॉट, क्या होगा, V इक्वल टू W अपान क्यू नॉट। तो ये हो जाएगा आपका परिभाषा और ये हो जाएगा इसका फार्मूला। अब देखो यहाँ पर W क्या है, तो W आपका क्या है, कार्य है, Q क्या है, तो ये आपका क्या है, आवेश है। कौन सा आवेश है, तो परीक्षण आवेश है। V क्या है, तो आपका विभव है। एक परिभाषा यहाँ से आप दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। सेकंड परिभाषा क्या होगी, अथवा करके आप लिखें कि एकांक परीक्षण धनावेश को, ध्यान सुनिएगा, एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। एकांक का मतलब होगा कि अगर Q नॉट का मान क्या हो, 1 हो, यानी 1 कूलाम एकांक हो, तो उस स्थिति में अगर Q नॉट का मान 1 कूलाम है तो उस स्थिति में जो किया गया कार्य होगा वही क्या हो जाएगा, वैद्युत विभव हो जाएगा। ठीक, तो एक परिभाषा आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। और इसे हम लोग कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला हो जाएगा V इक्वल टू W अपान क्यू नॉट। यहाँ से अगर इसका हम लोग मात्रक निकालें, क्योंकि ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, तो इसका जो मात्रक होगा, हम लोग जानते हैं कि कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो यहाँ से इसका जो मात्रक आएगा वो आ जाएगा जूल प्रति कूलाम। एक अन्य मात्रक जो सामान्यतः हम लोग उपयोग करते हैं वो होता है वोल्ट। एक अन्य मात्रक क्या होता है आपका, वोल्ट होता है। फिर इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें कि पूछा जाता है कि वैद्युत विभव कौन सी राशि है, तो वैद्युत विभव जो है वो एक प्रकार की आपकी अदिश राशि है। ये सारी पॉइंट आप नोट करेंगे, ये सब एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। वैद्युत विभव कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है। मात्रक हमने जूल प्रति कूलाम बता दिया या वोल्ट होता है। इसका विमीय सूत्र पूछा जाता है कि विमीय सूत्र क्या होगा, विमीय सूत्र। तो अगर हम लोग बात करें विमीय सूत्र की, तो इसका विमीय सूत्र आप निकालिए, रटने से अच्छा आप निकालना सीख लीजिए। हम लोग जानते हैं कि कार्य का विमीय सूत्र होता है आपका ml2 और t के पावर -2, और आप इसका जानते हैं आवेश का होता है आपका at। तो इसको आप ऊपर ले चलिए, तो यहाँ से हो जाएगा ml2, t ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर प्लस ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा t के पावर -3 और a के पावर -1। तो यहाँ से ये क्या हो गया, इसका विमीय सूत्र हो गया, किसका हो गया, वैद्युत विभव का होगा। तो आई होप आपको ये परिभाषा अच्छे समझ में आ गई होगी कि स्थिर वैद्युत विभव कहते किसे हैं। एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। इसे हम लोग V से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है या जूल प्रति कूलाम होता है। कौन सी राशि है, तो यह एक अदिश राशि होती है। विमीय सूत्र क्या होता है, तो ml2 t के पावर -3 a के पावर -1 होता है। तो आई होप आपको ये परिभाषा समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये परिभाषा आप नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जिसको हम लोग विभवांतर बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो ये परिभाषा नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस विद्युत विभवांतर
अब देखिए विद्युत विभव तो आपको समझ में आ गया कि एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। अब विद्युत विभवांतर क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। तो मान लीजिए कि कोई एक वैद्युत क्षेत्र जो है वो पहले से बना हुआ है। अब वैद्युत क्षेत्र बनेगा कैसे, जब कोई एक आवेश आप पहले से रखेंगे तो हम लोग मान लेते हैं कि एक कोई आवेश Q है प्लस Q है जिसके कारण ये एक पूरा वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है। ठीक, अब वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं तो हमने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़े होंगे कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें लोग वैद्युत प्रभाव को अनुभव करते हैं या महसूस करते हैं वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब मान लीजिए इसमें हमने एक परीक्षण आवेश ले लिया कौन सा Q0, जिसको हम लोग मान लेते हैं कि ये मान लीजिए किसी बिंदु B पर ला करके इसको हमने पहले से ही रखा है। ध्यान से देखिएगा, एक कोई परीक्षण आवेश हमने क्या मान लिया प्लस का Q0 जो कि किसी बिंदु B पर रखा हुआ है। अब चूंकि बिंदु B पर रखा हुआ है तो इस स्थिति में इस पर इसका कुछ ना कुछ विभव होगा और वो विभव मान लीजिए क्या है VB है। ठीक, विभव क्यों होगा, क्योंकि आपने अनंत से इसको लेकर के आया तो कुछ ना कुछ उस बिंदु पर विभव होगा। विभवांतर क्या होता है, विभव का अंतर होता है, दोनों के बीच डिफरेंस कितना होता है, दोनों अलग अलग बिंदुओं के बीच, वो आपका विभवांतर होता है। तो V पर अगर ये B पर रखा हुआ है तो इस पर विभव मान लीजिए क्या है VB है। मान लीजिए कि इसको हम क्या करते हैं, अब चूंकि ये क्या करेगा इस पर बल लगा रहा है, अब इसको अगर आप इधर उधर विस्थापित करेंगे आवेश प्लस जो आपका परीक्षण का आवेश Q0 माने हैं तो उस स्थिति में स्रोत आवेश पर उस पर क्या करेगा बल लगाना शुरू करेगा और उस बल के विरुद्ध आपको फिर से कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा और जो उस स्थिति में कार्य किया जाएगा वही उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या हो जाएगा विभवांतर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसको हमने परीक्षण आवेश को यहाँ से उठा करके बिंदु A पर ले आए तो उस स्थिति में यहाँ पर विभव VA हो जाएगा, यहाँ पर विभव क्या हो जाएगा VB हो जाएगा। तो यहाँ पर जो विभवांतर आएगा, अब चूंकि यहाँ से यहाँ तक आपको विस्थापित करने में कुछ ना कुछ वैद्युत विभव के विरुद्ध कार्य आपने किया होगा और मान लीजिए वो कार्य क्या है W है। तो उस स्थिति में इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा, बिंदु A और B के बीच का जो विभवांतर होगा वो आपका इसको लिख सकते हैं VA माइनस VB, वो आपका बराबर हो जाएगा किसके, जो भी कार्य किया गया और जो भी आपका परीक्षण आवेश है इन दोनों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। या आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं VAB इज इक्वल टू W/Q0। सेम फार्मूला होगा, बस परिभाषा में थोड़ा सा अंतर होगा। और ध्यान से आप परिभाषा आप सुनिए कि अगर कोई पूछे तो आप क्या लिखेंगे विद्युत विभवांतर की परिभाषा, वो ध्यान से सुनिए कि एकांक परीक्षण धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। मैं यहाँ पर परिभाषा लिख रहा हूँ, आप लिखेंगे एकांक परीक्षण धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के या वैद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से किसी एकांक परीक्षण धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। परिभाषा हो गया, एकांक परीक्षण धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। फार्मूला कोई पूछा तो आप लिखेंगे VA माइनस VB इक्वल टू W/Q0 या VAB इक्वल टू लिख सकते हैं W/Q0। इसका अगर हम लोग मात्रक देखें जो कि एग्जाम में पूछा जाता है तो इसका मात्रक भी वही होगा जो आपका विभव का होगा, जूल प्रति कूलम, या आप लिख सकते हैं वोल्ट। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। कौन सी राशि है तो ये भी क्या है आपकी अदिश राशि है, ये भी क्या है अदिश राशि है। इसके अलावा विमीय सूत्र क्या होगा तो ML2 T⁻³ और A⁻⁻1, ये क्या हो जाएगा इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें आपको समझना है। विद्युत विभवांतर और विभव में क्या अंतर है, विभव होता है
अनंत से आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर आप लाकर रखते हैं उस बिंदु का वैद्युत विभव होता है। और विभवांतर क्या होता है, तो वैद्युत क्षेत्र में ही आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित या विस्थापित करने में किया गया कार्य जो होता है वो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। तो आई होप आपको ये दोनों परिभाषाएं अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप ये परिभाषा नोट कर लीजिए और एक अच्छा सा नोट्स तैयार कीजिए। इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है वो है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक, जो कि बोर्ड परीक्षा में देखा जाए तो कई बार पूछा गया है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग समझते हैं कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है। हेलो, देखिए अब जो आपका अगला टॉपिक है वो यह है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। यानी अगर आपके पास कोई एक पॉइंट चार्ज है तो उस बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर, उससे कुछ दूरी पर एक कोई दूसरा अन्य बिंदु मानेंगे और उस अन्य बिंदु पर आपको वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है कि अन्य बिंदु पर वैद्युत विभव का मान कितना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। हम लोग जान ही गए हैं कि वैद्युत विभव किससे कहते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई एक बिंदु आवेश है और वो किसी बिंदु, मान लीजिए कि कैपिटल ए पर रखा हुआ है। कौन सा आवेश, प्लस क्यू आवेश। ये किसी बिंदु मान लीजिए कैपिटल क्यू पर, कैपिटल ए पर रखा हुआ है। इससे कुछ दूरी पर मान लीजिए कि एक कोई बिंदु है P और इस बिंदु P पर हमें बताना है कि वैद्युत विभव का मान कितना होगा। मान लीजिए कि इससे इसकी दूरी कितनी है, स्मॉल r है। अब वैद्युत विभव बताना है तो वैद्युत विभव की परिभाषा में हमने क्या बताया है कि एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक कोई एकांक परीक्षण धनावेश है जो कि कहाँ पर है, अनंत पर है, जो कि कहाँ पर है, अनंत पे है। उसको हम क्या करते हैं, अनंत से मान लीजिए कि किसी एक कोई बिंदु, मान लीजिए B, कोई एक बिंदु मान लीजिए क्या है B, और इस बिंदु पर ला करके हम लोग रखते हैं किस आवेश को, तो एकांक परीक्षण धन आवेश प्लस Q को। ठीक, परीक्षण धन आवेश प्लस Q को ला करके हम लोग B पर रखते हैं। तो जो आप इसको लाकर B पर रखेंगे तो मान लीजिए कि ये इससे जो, इसको कहाँ से लेकर आए, अनंत से लेकर आए। इसकी जो दूरी है वो कितनी, स्मॉल x है। बिंदु B की दूरी क्या मान लीजिए, स्मॉल x है। तो अगर ये स्मॉल x दूरी पर आपने लाकर इसको रखा तो उस स्थिति में ये आवेश जो आपका प्लस Q आवेश है ये क्या करेगा, इस परीक्षण Q आवेश को क्या करेगा, इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, उस पर बल लगाना शुरू करेगा। क्यों, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों प्लस प्लस है, तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। तो उस स्थिति में इस पर एक बल लगेगा जिसकी दिशा किधर होगी, बाहर की ओर होगी, F किसकी ओर होगी, तो P से B की ओर आप ऐसे लिख सकते हैं, PV की ओर, PV की ओर यानी बाहर की ओर, उधर की ओर बल लगेगा। ठीक, अब यहाँ पर अगर इस पर बल लगेगा तो उस बल का कुछ ना कुछ परिमाण होगा। ठीक, अब इस बल का परिमाण आप कूलाम के नियम की सहायता से ज्ञात करेंगे, और कूलाम का नियम आप पढ़े हैं, होता है F = 1/4πε इंटू Q1 इंटू Q2 अपान r²। ये होता है आपके कूलाम के नियम के द्वारा दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को ज्ञात करने का व्यंजक। तो इसकी सहायता से तो आप बल तो ज्ञात कर लेंगे, हमें बताना क्या, हमें बताना विभव। हम जानते हैं कि विभव जो होता है वो होता है आपका कार्य बटा परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश तो हमें माना है क्यू नॉट, लेकिन हमें कार्य नहीं मालूम है कि कार्य कितना हो रहा है। तो आप क्या करिए, इस परीक्षण आवेश क्यू नॉट को आप इसी आवेश जो आपका स्रोत आवेश प्लस क्यू इसकी तरफ लेकर के आइए। तो मान लेते हैं इसको हम लोग B से उठाते हैं और किसी बिंदु कहाँ पर लेकर के आते हैं, C पर, किसी बिंदु C पर लेकर आते हैं। कितना विस्थापित करते हैं, तो मान लीजिए dx, कितना विस्थापित करते हैं, dx। क्यों dx, क्यों, क्योंकि टोटल लंबाई x है, तो इसका एक छोटा सा अल्प सा हिस्सा, बहुत अल्प हिस्सा dx हम क्या करते हैं, इसको विस्थापित करते हैं। तो जब आप इसको इसकी तरफ थोड़ा सा लेकर आएंगे तो उस स्थिति में इस बल के विरुद्ध जो कि आपका F बाहर की ओर लग रहा है, उस बल के विरुद्ध आपको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। और वो कार्य जो होगा वो कार्य होगा आपका dw, और dw बराबर जो कार्य का सूत्र होता है आप जानते हैं कि कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो यहाँ से अगर आप कार्य निकालेंगे तो यहाँ से dw का जो मान आएगा वो आपका हो जाएगा बल F इंटू विस्थापन कितना करें, dx। तो कार्य हो जाएगा F इंटू dx। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कितना कार्य हो रहा है, dw बराबर F इंटू dx। तो कार्य तो हमें मिल गया। अब चूंकि ये कार्य क्या है, ये कार्य बहुत थोड़ा है, बहुत अल्प है। क्यों अल्प है, क्योंकि आप विस्थापन अल्प कर रहे हैं।
अगर आप इसको यहाँ तक लेकर के आते हैं तो आपको यहाँ से यहाँ तक लाने में ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो उस स्थिति में हमने थोड़ा सा कार्य निकाल लिया। अब अगर आपको थोड़ा सा कार्य मिल गया है तो जैसा कि हम लोग पहले चैप्टर में कर रहे थे, हम थोड़े से कार्य का क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं, उसके बाद हमें विस्तृत कार्य मिल जाता है जितना हमें चाहिए होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम अनंत से लेकर के आ रहे हैं कितनी दूरी तक, स्मॉल आर दूरी तक। तो आप इसमें लिमिट लगा करके अनंत टू स्मॉल आर, यहाँ से आप क्या करेंगे, लिमिट लगा करके आप इसका समाकलन करेंगे और टोटल कार्य निकाल लेंगे कि अनंत से स्मॉल आर दूरी तक लाने में टोटल कार्य कितना करना पड़ा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ये कार्य हो गया एफ इंटू डी एक्स, यहाँ पर लिखेंगे अतः आवेश क्यू नॉट को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के बिंदु स्मॉल आर दूरी तक लाने में किया गया कार्य। तो यहाँ से हो जाएगा समाकलन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू समाकलन एफ इंटू डी एक्स, और लिमिट लगाएंगे कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट टू स्मॉल आर, अनंत से कहाँ से, अनंत से स्मॉल आर दूरी तक आप लिमिट लगा देंगे। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझना है, यहाँ पर जो आपका बल और विस्थापन है ये दोनों देखिए तो बल उधर की ओर है, विस्थापन इधर की ओर है, दोनों परस्पर विपरीत हैं। तो दोनों अगर परस्पर विपरीत हैं तो उस स्थिति में बल और विस्थापन के बीच, एक बल उधर है विस्थापन इधर है, तो दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो 180 बनेगा। तो इसका अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, चूंकि कार्यादिश राशि तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पर क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा। इसका जब आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आ जाएगा एफ इंटू डी एक्स कॉस थीटा, और थीटा का मान कितना 180 है। क्यों है, क्योंकि हमने आपको समझाया दोनों परस्पर विपरीत है। तो उस स्थिति में इसका जो परिमाण आएगा वो आ जाएगा माइनस का एफ इंटू डी एक्स। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि cos 180 डिग्री का जो मान होता है वो आपका -1 होता है। तो यहाँ से जो आपका कार्य मिलेगा वो आ जाएगा माइनस एफ इंटू डी एक्स। तो अब यह मान ला करके हम लोग यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर आपका और टोटल भी, अब देखो यहाँ पर एफ इंटू डी एक्स ये क्या है, कार्य है, ये आपका क्या है, कार्य है। हमें इसका क्या करना है, समाकलन करना है। तो यहाँ पर ये मान क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये मान लाकर आप रखेंगे। तो यहाँ से आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये पहले एफ का मान रखिए, तो एफ का मान हम लोग जानते हैं, अब यहाँ पर लिखेंगे चूँकि एफ या आवेश पर लगने वाला बल, ऐसे लिखेंगे आवेश प्लस क्यू नॉट पर लगने वाला कुल वैद्युत बल कूलॉम के नियम के अनुसार। तो यहाँ से हो जाएगा आपका F इज इक्वल टू 1/4πε इंटू क्यू नॉट अपान, देखो यहाँ पर Q इंटू क्यू नॉट अपान, यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि आप दूरी क्या लिख रहे हैं, एक्स लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि बल हम लोग इसी पर निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका एक्स। अब ये मान लाकर यहाँ पर रखिए, तो ये मान लाकर रखेंगे, इसको हम लोग बना लेते हैं समीकरण नंबर 1, फिर लिखेंगे अतः समीकरण नंबर 1 से। तो मान रखेंगे तो ये हो जाएगा समाकलन डी एक्स इज इक्वल टू समाकलन इनफाइनाइट टू स्मॉल आर, एफ का मान रख दीजिए तो हो जाएगा 1/4πε इंटू क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक, आगे इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा समाकलन डी एक्स इज इक्वल टू समाकलन इनफाइनाइट टू स्मॉल आर, यहाँ पर 1 क्यू इंटू क्यू नॉट अपान 4πε, ये क्या है, कांस्टेंट मान है, और किसी भी कांस्टेंट मान का समाकलन नहीं होता। तो क्यू नॉट अपान 4πε ये बाहर हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं क्यू इंटू क्यू नॉट अपान 4πε बाहर, और बचेगा आपका यहाँ पर 1/x स्क्वायर, लिमिट आप लगाएंगे इनफाइनाइट टू स्मॉल आर इंटू डी एक्स। एक्स को ऊपर ले चलते हैं तो ये हो जाएगा समाकलन डी एक्स इज इक्वल टू क्यू इंटू क्यू नॉट अपान 4πε इंटू हो जाएगा एक्स के पावर -2 इंटू डी एक्स, लिमिट लगाएंगे इनफाइनाइट टू स्मॉल आर। अब देखो यहाँ पर एक समाकलन का मैथ का एक फार्मूला लगेगा, वो आप पढ़े होंगे, समाकलन x के पावर n इंटू डी एक्स, ये होता है आपका x के पावर n+1 अपान n+1। तो
तो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। और एक फार्मूला होता है आपका समाकलन dx इज इक्वल टू EX, तो इन दोनों फार्मूलों का उपयोग होगा। यहाँ पर dx नहीं होगा, यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, ये dw था तो यहाँ पर क्या होगा, dw ही होगा। यहाँ पर ये क्या होगा, dw, तो dw का आपका हो जाएगा w और बराबर यहाँ से हो जाएगा q इंटू क्यू नॉट। और एक चीज़ यहाँ पर माइनस चिन्ह जो कि आप छोड़ते आ रहे हैं, यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ पर आपका माइनस लगेगा, माइनस यहाँ भी, माइनस यहाँ भी, माइनस यहाँ भी, q इंटू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन। और इनटू आपका यहाँ पर हो जाएगा, जब आप समाकलन कर लेंगे तो ये हो जाएगा x के पावर n प्लस 1, यहाँ से हो जाएगा x के पावर n का मान कितना -2 प्लस 1 अपान -2 प्लस 1। और यहाँ पर आप समाकलन हो ही गया, dx का कोई मतलब नहीं है क्योंकि समाकलन आपने कर दिया x के सापेक्ष। तो लिमिट आप लगा देंगे कहाँ से कहाँ तक, स्मॉल इनफाइनाइट टू स्मॉल आर। सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा w इज इक्वल टू -q इंटू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर आ जाएगा x के पावर -1 अपान -2 प्लस 1, ये हो जाएगा -1। लिमिट लगाएंगे इनफाइनाइट टू स्मॉल आर, तो ये हो जाएगा आपका आगे w इज इक्वल टू माइनस, यहाँ भी है बाहर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस, हो जाएगा q इंटू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन इंटू यहाँ पर हो जाएगा x के पावर -1 और यहाँ पर इनफाइनाइट टू स्मॉल आर। अब आप क्या करिए, लिमिट अप्लाई कीजिए। तो लिमिट कैसे लगाते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, अपर लिमिट लगाते हैं फिर माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट यहाँ से हो जाएगा w इज इक्वल टू q इंटू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन इंटू यहाँ पर अपर लिमिट क्या है, स्मॉल आर है, तो ये हो जाए। अब इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, इस स्मॉल एक्स का x के पावर -1 का मतलब होता है 1 अपान x, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक लाइन और बढ़ा दीजिए 1 अपान x इनफाइनाइट टू स्मॉल आर। अब आप लिमिट लगाइए तो यहाँ से हो जाएगा w इज इक्वल टू q इंटू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पर हो जाएगा 1 अपान स्मॉल आर माइनस लोअर लिमिट 1 अपान इनफाइनाइट। अब देखो आप इनफाइनाइट से 1 में भाग करेंगे, परिमाण 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मान मिलेगा w इज इक्वल टू q इंटू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन और यहाँ पर आ जाएगा 1 अपान स्मॉल आर। अब इसको आप थोड़ा सा चेंज कीजिए, क्रम चेंज कीजिए, तो इसको आप लिख सकते हैं w इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू नॉट अपान स्मॉल आर। तो ये आपका हो गया समीकरण 2, इसको बना लीजिए। ये आपका क्या है, ये आपका कार्य है, यहाँ से स्मॉल आर दूरी तक लाने में जो भी कार्य किया गया है वो आपका कार्य हो गया। हमें बताना क्या है, हमें बताना है आपका विभव, कि विभव क्या होता है। तो अब आप आगे लिखेंगे चूँकि v जो होता है वो होता है आपका w अपान क्यू नॉट। विभव की परिभाषा के अनुसार v बराबर w बटा क्यू नॉट होता है। यहाँ पर लिखेंगे अतः v इज इक्वल टू, देखो w का मान यहाँ से लाकर रखते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपान r, और पूरे बटे में आपका क्या है, स्मॉल आर। पूरे बटे में आप देखो यहाँ पर क्या क्यू नॉट है, आप कीजिएगा क्या है क्यू नॉट, तो यहाँ से देखिए क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से v बराबर हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन इंटू स्मॉल क्यू अपान r, और ये हो जाएगा आपका विभव का व्यंजक बिंदु आवेश के कारण। तो आई होप आपको ये यहाँ तक की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और एक नोट तैयार कीजिए। और अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर क्यू क्या है, तो आवेश है, कौन सा आवेश है, बिंदु आवेश है। आर क्या है, तो आर दूरी है जिस पर हमें विभव ज्ञात करना होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या है, तो ये कांस्टेंट मान है जिसका जो मान होता है यहाँ पर आप लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन का जो मान होता है वो 9 × 10 के पावर 9 होता है। मात्र होगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।